बच्चों, इसके पहले मैंने पहला पाठ आपको पढ़ाया था, व्यवहार का दैहिक आधार। आज मैं अध्याय 2 शुरू करने जा रही हूँ, जो है अधिगम या सीखना। अधिगम तथा सीखने में सबसे पहला प्रारंभ बात आती है कि अधिगम या सीखने का अर्थ और परिभाषा। सीखना क्या है? अगर हम सीखने की चर्चा करते हैं तो उससे पहले हम ये चर्चा कर सकते हैं कि व्यवहार क्या है। व्यवहार अगर व्यक्ति का जानेंगे तो उसके सीखने की बात हम कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि मनोविज्ञान क्या है। तो प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ऐसा कहा गया। फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, निरंतर ही मनोविज्ञान की परिभाषा में परिवर्तन होता जा रहा है। फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर जाकर आया आगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा। मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाने लगा। तो वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस विचारधारा को मूल रूप से लाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था जेबी वाटसन। किंतु व्यवहार शब्द सबसे पहले कौन लेकर आया था? विलियम मैकडूगल। ये विलियम मैकडूगल महोदय थे जिन्होंने व्यवहार शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया। किंतु व्यवहारवाद के जनक के रूप में जेबी वाटसन का नाम ही माना जाता है। यानी कि व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक थे वो जेबी वाटसन ही माने जाते हैं। किंतु यहाँ पर इस विषय की चर्चा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि व्यवहार क्या है। तो किसी भी व्यक्ति के बाह्य रूप क्रिया, जैसे व्यक्ति के द्वारा की गई किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई कोई भी क्रिया जो बाह्य रूप में दिखाई दे वह व्यवहार कहलाता है। मान लीजिए कोई बालक है, राम नाम का कोई बालक है, तो राम हंस रहा है, राम खेल रहा है, राम खाना खा रहा है, राम साइकिल चला रहा है। तो ये सारी बातें हम राम के व्यवहार से जुड़ी हुई कहते हैं। तो ये क्या हो गया? राम का व्यवहार हो गया। ये वो व्यवहार है जो बाह्य रूप में हमें दिखाई देता है कि राम क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो ये व्यवहार पॉजिटिव ही नहीं हो सकता है। किसी का व्यवहार, जब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो कहते हैं अरे मेरी उस व्यक्ति दोस्त का व्यवहार, मित्र का व्यवहार तो बहुत अच्छा है, किंतु वो मेरा मित्र है ना, बात बात पर क्रोधित होता है, बहुत खड़ूस है। तो इस तरह की बातें अगर हम कहते हैं उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा है। तो ये सारी बातें व्यक्ति के व्यवहार से ही हम समझ पाते हैं जो बाह्य रूप में प्रदर्शित हो रहा है। कुछ व्यक्ति के व्यवहार प्रदर्शित नहीं होते हैं, वो नहीं समझ में आते हैं, तो ये कह सकते हैं वो अपना व्यवहार अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं कर रहा है। आगे आता है कि सीखना या क्या परिवर्तन क्या है। मान लीजिए कि व्यवहार में परिवर्तन, किसी के व्यवहार में जो बातें आज नहीं थीं और कल हैं, जैसे व्यक्ति के व्यवहार में पहले से बाद में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले हमें साइकिल चलाना नहीं आता था या लैपटॉप चलाना नहीं जानते थे, परंतु अब मुझे लैपटॉप चलाना आता है, अब हमें साइकिल चलाना आता है। या पहले हम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे, अब हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो बातें हमें नहीं आती थी वो अब आती हैं। यानी कि जो बातें अब हमारे में आती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारे लिए वो सीखना होता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? सीखना। यानी व्यक्ति अपने व्यवहार में निरंतर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और यही उसके जीवन की सार्थकता होती है। व्यक्ति ही नहीं, हर प्राणी अपने जीवन में
अनेकों बातें सीखता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो सीखना सभी प्राणियों में सीखने की प्रक्रिया का क्षेत्र सीमित होता है, किंतु मनुष्य द्वारा सीखने का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसलिए मनुष्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। प्रायः सभी पशु अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर के संबद्ध विषय सीखते हैं, परंतु मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तो उसके नाते वह अनेक विधियों के माध्यम से विषयों को सीखता है। मनुष्य के स्वभाव से ही अधिक से अधिक विषयों को सीखने की इच्छा होती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा की प्रक्रिया भी सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसलिए मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक है। अब इसकी परिभाषा पर हम जब ध्यान देते हैं तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन सीखना कहलाता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, एक बालक के सामने, जैसे इन्होंने कहा कि एक अबोध बालक के सामने यदि एक जलता हुआ दीपक रखा जाए तो वो उसकी लौ की ओर आकृष्ट होकर उसे पकड़ लेता है, परंतु लौ को जब वो पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसे पीड़ा होती है। इसके बाद पुनः जब वो दीपक उसके सम्मुख रखा जाता है तो बालक न तो उसको देखकर प्रसन्न होता है और न ही उसे लौ को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो गर्म चीज़ है और मैं उसे छूऊंगा तो जल जाऊंगा। तो ये कहा जाता है कि बालक ने लौ से बचना सीख लिया। इस तरह से सीखने को लेकर के कई विद्वानों ने परिभाषा दी है, जिसमें स्किनर महोदय ने दिया है कि सीखना व्यवहार के अर्जन की प्रगति की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड महोदय ने दिया है कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, और वुडवर्थ महोदय ने दिया है, एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, सीखना एक ऐसी क्रिया कहलाती है जहाँ तक वह व्यक्ति को अच्छे बुरे किसी भी प्रकार से विकसित कर सकती है, उसके अनुभव तथा परवरिश को पहले से भिन्न बना सकती है। तो ये वुडवर्थ की एक परिभाषा है बच्चों, यहाँ पर ये दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये कि एक क्रिया सीखना कही जा सकती है जहाँ तक वह व्यक्ति को अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के विकसित करती है और उसके अनुभव तथा परिवेश को पहले से भिन्न बनाती है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है सीखने की प्रक्रिया का संबंध नई क्रियाओं से होता है। सीखने की प्रक्रियाओं में ग्रहण किए गए अनुभव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अनेक क्षेत्रों में भी पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में भिन्नता, परिवर्तित और परिपक्वताएं दिखाई देती हैं। फिर ब्रूस महोदय ने, मर्फी महोदय ने, है ना, इन सब ने, काल्विन महोदय ने सीखने को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है बच्चों। क्रो महोदय ने भी सीखने को परिभाषित करते हुए कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। अंडरवुड महोदय ने कहा सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना तथा पुरानी प्रतिक्रियाओं को क्रियाशील बनाना है। तो ये इस तरह से सीखने को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित की है और उसकी ये व्याख्या कि सीखना वह प्रक्रिया है जिससे कि कोई प्रक्रिया प्रारंभ होती है अथवा उसके सामना की गई परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के द्वारा परिवर्तित की जाती है, बशर्ते कि क्रिया में परिवर्तन तथा लक्षण
स्वाभाविक प्रक्रिया की प्रवृत्तियां परिपक्वता तथा अपने जीवन की स्थायी दशाओं के आधार पर न समझाया जा सके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीखने की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे आप जान जाएंगे कि व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया में पहला है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि सभी जगह सीखने की प्रक्रिया समान रूप से होती है। सभी जीवित प्राणी सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। केवल मनुष्यों तक ही यह प्रक्रिया सीमित नहीं, बल्कि मनुष्य के अतिरिक्त सभी पशु पक्षी भी सीखते हैं। दूसरा है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरे विशेषता अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। मैंने प्रारंभ में बताया, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय से वो रोना सीखता है, भूख लगता है, भोजन सीखता है, वो अपनी सारी जीवन की क्रियाएं सीखता है। अलग अलग समय पर व्यक्तियों को, माता को पहले पहचानता है, फिर आसपास के लोगों के साथ वो हंसना, रोना, उठना, सब कुछ वो चलना सीखता है। तो हर रोज़ हर पल व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है जन्म के बाद से। तीसरी विषयता अधिगम परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, यानी कि जब कोई व्यक्ति में यह प्रक्रिया चलती है तो उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन के प्राय सभी पक्षों में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार, विचार, इच्छा, मूल प्रवृत्तियाँ, भावनाओं आदि, इसलिए अधिगम को परिवर्तनकारी प्रक्रिया माना जाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यवहार, विचार, फिर युवावस्था में बालक का व्यवहार, विचार, अनुभव, इसी तरह से निरंतर प्रौढ़ावस्था में हर पल हर क्षण व्यक्ति के व्यवहार में और उसके विचारों में, अनुभव में परिवर्तन होता रहता है। चौथा पॉइंट है